जिंदगी के सफर पर निकले हैं। जिंदगी के सफर पर निकले हैं। एक सुनहरी दोपहर आई है। ये तुम्हारे मेरे अफसाने मुझे मेरी उस भरी सुबह के पास लाए हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात। तो इन्हीं यादों भरी दोपहर के साथ आज का इंटरव्यू हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 डॉक्टर मिश्रा के साथ। काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा हमारे पार्ट 1 का। उसको देखकर हमें लगा कि थोड़ा और पर्दे खोली जाएं अभिषेक की, और एक साइंस एंथुजियास्ट और उसके जीवन के डिफरेंट पहलुओं को और करीब से देखा जाए। तो उसी जी कड़ी में अभिषेक, पिछले बार के डिस्कशन में ये आया था कि आपने अपना मास्टर्स गोवा से किया था, और गोवा जी हाँ। गोवा ऐसी जगह है कि जहाँ पे बहुत कम लोग ही भारत के पढ़ने जाते हैं, लेकिन आप हाँ, आप बहुत कम लकी लोग होते हैं जो जिन्हें मौका मिलता है वहाँ पढ़ने का और गोवा को एक्सप्लोर करने का। जी। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। कुछ बताइए, गोवा की याद, कोई संस्मरण, कुछ याद हो। गोवा तो गोवा तो बहुत ही अच्छी जगह है। पढ़ाई के लिए भी एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी शांत है। और वहाँ पे एक एक इंसिडेंट मुझे याद है। हम लोग जब शुरू शुरू में गोवा में गए थे, गोवा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स थे, तो वो सीनियर्स हमें पिकनिक पे लेके गए। अरे तो वाह। वहाँ पे बहुत फेमस बीच है आरंबोल। तो पिकनिक इज सॉर्ट ऑफ उसी का एक पार्ट है, मतलब घूमने चलते हैं तो हम्म। इंटरेक्शन और अच्छा हो। तो हम आरंबोल गए, वहाँ पे बहुत ही बहुत ही अच्छा बीच है, बहुत फेमस बीच है गोवा का। और वो कुछ अगस्त का टाइम था, इट्स लाइक ऑफ सीजन टाइप का। उस टाइम शेक्स वगैरह उतने नहीं रहते हैं वहाँ पे। तो हम लोग घूम रहे थे, तो वहीं पे हमारे एक सीनियर ने बोला कि यहाँ पे पास में एक बहुत अच्छा फोर्ट है। हम्म। तो ये उसके सामने ही एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों को अगर हम क्रॉस करके जाएंगे तो एक बहुत शानदार फोर्ट है, और वहाँ पे घूम के फिर हम चलते हैं। और उस वक्त लेट हो रहा था, तो गर्ल्स हॉस्टल का कर्फ्यू टाइमिंग होता है लाइक 7 8 o'clock ऐसे कुछ था। तो हमारे जो सीनियर्स थे और जो गर्ल्स थी हमारे साथ, वो सब वापस चले गए गोवा यूनिवर्सिटी के लिए हम्म। हॉस्टल। और हम लोग 6 जूनियर थे और 4 सीनियर थे, और हम लोग ने ट्रैक करना शुरू किया। हम्म। तो एक पहाड़ी गुजरी, दूसरी गुजरी, 2 3 पहाड़ियां गुजर गई, कोई फोर्ट नजर ही नहीं आ रहा है। फिर वहां पे एक बीच, एक दूसरा बीच था, वो काफी आइसोलेटेड बीच था, बहुत ही सीरीन। हम्म। केरी करके नाम है अरे उस वाह। बीच। हम्म। तो हम वहां पे पहुंचे, और वहां से हम क्योंकि इतना चल चुके थे कि अब हमारे पास कोई बस का ऑप्शन नहीं था वापस आने का। हम्म। वहाँ पे लास्ट बस जो रहती है ऐसे कुछ 5:30 बजे थी शाम को, तब पता चला कि इतनी जल्दी सब बंद होने लग जाता है यहाँ पे। हम्म। तो फिर हमने वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहीं पे हमने अपने खाने का ऑर्डर दिया, और फिर वही फुटबॉल खेला थोड़ी देर बीच पे। फिर उसके बाद उस टाइम किसी के पास फोन भी नहीं होते थे, कम लोगों के पास मोबाइल फोन होते थे 2003 में। हालांकि जब तक दिवाली आई तब तक ऑलमोस्ट सभी के पास था, लेकिन अगस्त वगैरह तक उतने लोगों के पास फोन वगैरह नहीं होते थे। तो हम लोग एक पीसीओ पे गए, तो वहाँ पे हमने वही ऐसे बात बात की अपने जो बाकी सीनियर्स थे जो यूनिवर्सिटी जा चुके थे, कि हम लोग यहाँ पे हैं, और हम लोग यहाँ पे नाइट आउट करेंगे, और हम लोग कल आएंगे ऐसे करके। तो वहाँ पे पीसीओ वाले ने पूछा कहाँ से तुम लोग आए हो। तो हम लोगों ने बोला हम लोग पूरे इंडिया से आए हैं, ऑल इंडिया से। और ऐसे बातचीत में ऐसे ही था, वी आर हैविंग ब्लास्ट एंड ऑल, मींस समझ सकता हूँ मैं कि क्या हुआ होगा।
फिर हम वापस आए और हम बीच पे वहीं पे वही रेस्टोरेंट के सामने आग वाग जला के बैठ गए और हम्म, खाने का इंतजार होने लगा। तभी थोड़ी देर में देखा कि एक पुलिस की जीप आ रही है हम्म। और उसको फॉलो करते हुए दो और जीप आई। अरे वाह। और उसके बाद कुछ पुलिस फोर्स उसमें उतरी विद मींस प्रॉपर वेपन्स। और हम लोग एकदम घबरा गए। हमने अपना आई कार्ड दिखाया कि हम लोग गोवा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम्म, तो फिर पुलिस ने पूछा कि क्या है, यहाँ पे कंप्लेन किया है कि कुछ टेररिस्ट लोग आए हुए हैं ऑल इंडिया से ब्लास्ट करके, अब हम्म, यहाँ पे भी ब्लास्ट करेंगे। और फिर तो उन्होंने बोला कि चलो बैठो सब लोग पुलिस की जीप में। हम्म, अब हम लोग बहुत घबरा गए, सब ज्यादातर लोग घबरा गए कि अरे अब क्या होगा, हम लोग तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया लग रहा है हमको। फिर पुलिस हमको वहां से ले गई तो गांव वालों ने घेर लिया हम लोग को। अरे वो लोग पूछने लगे कि इनाम कितना मिलेगा, 10-10 आतंकवादी हमने पकड़वाए हैं। तो बिल्कुल पुलिस यंग बताया। यंग यंग आतंकवादी, बिल्कुल बच्चे रूपी आतंकवादी। तो फिर वहां से फिर वो हम लोग वहां से पुलिस स्टेशन गए। फिर उन्होंने बोला कि कुछ तुम लोगों की लैंग्वेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो गांव वाले एक्चुअली समझ नहीं पाए और मे बी दे कैन अटैक यू, इसलिए हम लोग तुम लोगों को लेके आ गए यहाँ पे। बहुत अच्छा। फिर उन्होंने हमें सर्किट हाउस वगैरह में रखा। और इसी बीच हमारे जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर थे वहाँ पे, उन्होंने फ़ोन किया और फिर पुलिस से उनकी बहुत झड़प हो गई कि हमारे सब स्टूडेंट्स हैं क्यों पकड़ा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी कोई व्हीकल नहीं है ड्रॉप करने के लिए उनको यूनिवर्सिटी में, और हम लोग सुबह ड्रॉप कर पाएंगे क्योंकि वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं व्हीकल्स। तो ऐसे ही एक कुछ अजीब सा किस्सा है ये जो हुआ था। और उसके बाद वो लोग हमें ले गए खाना वाना खिलाने। हालांकि हमने दिए पैसे उसके। और फिर उनके सर्किट हाउस में ही हम लोग सोए। और आई थिंक पुलिस वालों को खुद बहुत दिक्कत हुई हमारी वजह से, क्योंकि उनके सारे बेड्स पे तो हम ही ऑक्यूपाई करके सो गए थे, हम लोग 10 लोग थे। बट गोवा की पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत समझती है इन सब। उसमें कई बार उन्होंने हेल्प किया, जैसे हमारा डिसर्टेशन वगैरह होता था एनआईओ में, तो कभी लेट हो जाते थे तो 8 बजे के बाद फिर हमें बस नहीं मिलती थी एनआईओ से यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो कभी 9-10 बजे तो कई बार पुलिस वाले ड्रॉप भी कर देते थे यूनिवर्सिटी हॉस्टल तक फॉर सेफ्टी। बहुत अच्छा। दे आर रियली गुड, बहुत प्रोफेशनल है वो लोग। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत चीजें जानने को मिली, गोवा का एक अलग अलग रूप और लोगों की अवेयरनेस। यानी मैं सही में अप्रिशिएट करूंगा कि चलिए, गांव वाले नाइव थे, समझे नहीं, लेकिन सही में यदि कुछ होते जो समुद्र के रास्ते से जो भारतवर्ष में पास्ट में भी जी। हुआ है, तो वो अवेयरनेस ही काम आती है काफी हद हम्म। तक। और आप लोगों को जो एक्सपीरियंस मिला पहले ही महीने वो में, पहले तो बहुत डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी या जब उसके बारे में सोचते हैं तो हंसी आती है थोड़ी। हंसी। कुछ नाम बताना चाहेंगे अपने, जो यदि आपको लगता है कि सीनियर्स या जो आपके साथ में थे? जहाँ गोवा यूनिवर्सिटी में हाँ, इन्हीं लोगों, इसी ग्रुप में, इसी एक्टिविटी में। ये 10 लोगों में एक लड़का था, उसका नाम था किंचन, हम्म। निशांत, नीरज, तलहा, और एक विल्सन था। अरे वाह। ही वॉज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। और अरे वाह। हमारे सीनियर्स में एक थे निर्मल, तो हम्म। वो 6.5 फीट, अरे वाह। ऑल हम्म, डार्क। वो हम्म। थोड़े खतरनाक लगते नहीं थे। मतलब ही वाज हाँ, गोल्ड एट हार्ट डेफिनेटली। पर अरे वाह। और माचिस माचिस पिक्चर उसी समय की है, आसपास की, या शायद पहले की है मार्केट थोड़ी? तो शायद काफी पुरानी है पिक्चर। ओके, लेकिन माचिस में जिस तरह से दिखाए गए हैं, शायद उसका जैसा उनका लुक मुझको, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि। नहीं, लेकिन हमारे हमारे साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया, मतलब हर तरह से। जो जैसे पुलिस है तो मतलब उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया, मतलब उन्होंने देखा, हमारा आईडी देखा, और दे वर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अस। तो बहुत अच्छा। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। अरे चलिए, कैसी ये जीवन का जो पहलू हम इस हमारी सीरीज में जो हम जानना चाहते हैं, तो यही हम डिफरेंट परतें हैं, जो आपकी एक अपने बहुत अलग तरह की परत आपने अभी हमें खोल कर दिखाई, बिल्कुल
अचंभित कर देने वाली थी। बहुत बहुत अच्छा। तो कैसे, जैसे आपका, चलिए अभी अब किसी दूसरे आपका व्यक्तित्व की तरफ थोड़ा प्रकाश डाला जाए, तो मैं पीछे कुछ देख रहा हूँ कि हमारे बीच में आइंस्टाइन का पोर्ट्रेट है, फिर एक तरफ अर्धनारीश्वर हैं और एक तरफ गणेश जी हैं। कुछ ये कॉम्बिनेशन, थोड़ा उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? ये ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस को आपने एक कॉम्बिनेशन और एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। क्या 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 समझते हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? एज अ थॉट तो ये आइंस्टाइन का ही ओरिजिनल थॉट है कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज डम। सो एक स्पिरिचुअलिटी है, एक वो किसी उसे आप डायरेक्टली किसी धर्म से नहीं रिलेट कर सकते हैं, आप उसे सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। लेकिन साइंस का जो बेसिक आइडिया है वो तो यही है कि डीप से डीप आप अपने अंदर झांक सकें, जांच या सके। फिर इस यूनिवर्स के अंदर झांक सकें। मतलब छोटे से छोटे एक सेल से लेके बड़े से बड़े ब्रह्मांड तक ब्रह्मांड तक। यूनिवर्स है, ये इसकी जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर किया जाए। बेसिकली साइंस का बेसिक नेचर तो क्वेश्चनिंग है, वो कुछ नहीं। ट्रांसलेशन नहीं है। और शायद स्पिरिचुअलिटी का भी यही है। हाँ, और कि अपने, हमारा बहुत अच्छा कि अपने अंदर जितना डीप जा सके, अपने विचारों को समझें, रिश्तों को समझें, जी उसके आंसर तलाशें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने एक ओवरलैप दिया, और जो आप फॉलो भी करते हैं कि हम समझ सकते हैं मैं कि कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। मैं हालांकि बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे जब भी मौका मिलता है स्कल्पिंग करना, चॉक पीसेस पे सैंड आर्ट करना, मतलब आई लाइक, आई एम क्लोज टू आर्ट। देखिए, हमने एक वैज्ञानिक का कौन सा पक्ष खोल के रख दिया आर्ट, और एक एक और पक्ष आपका जो कि हमने एज ए टीजर रिलीज किया था पार्ट 2 का, कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री कर पाते हैं लोगों की, जी, लोगों की पर्सनैलिटीज की, मतलब कोशिश सेलिब्रिटीज कर रहा की। हूँ, अच्छी है या नहीं वो तो नहीं पता, पर हाँ, हाँ जरूर मजा आता है। हाँ, एक छोटा सा कुछ एग्जांपल जो हमने टीजर में दिया। जी, अभी 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 हाँ, आप अभी कुछ जो बहुत रिसेंट वाला जो काफी वायरल है इस समय, यूट्यूब पर और फेसबुक पर। अम, तो तो ये मैंने एनसीएल के टाइम में काफी किया है हम्म, उसमें। तो उसमें हमारा एस्पेक्ट ये रहता था कि कोई फिल्म एक्टर है, हम्म, और अगर वो साइंटिस्ट होता तो हम्म, वो उसका वो कैसा होता। मतलब ये बहुत क्लीशे टाइप की कॉमेडी है, पर अरे, यही करते हैं ये भी। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक था आपका कि फिर जो संजीव कुमार है, हाँ, हाँ, वो पूछते हैं कि रामलाल, जय और वीरू की थीसिस ले आओ, मुझे साइन करना है। इट्स लाइक दैट, तो इट वाज फन। ओके। चलिए, बहुत अच्छा ये तो। हाँ, तो इसी से, एनसीएल से याद आया कि मिमिक्री और प्लेज करते समय एक बहुत ही एक पर्सनैलिटी है जो शायद उस 10 साल 12 साल के पीरियड में लोगों के दिमाग में रह गई ना, वो निकली नहीं अभी तक, और उस पर्सनैलिटी का नाम है भैया। अरे वाह तो भैया तो बड़ा स्टार है हाँ, एक्चुअली। तो थोड़ा भैया के बारे में, क्योंकि भैया अभी गुमनाम है, हम भैया को दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहेंगे, मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है। मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले ही भैया से बात की है। बहुत अच्छा, अरे और वाह। भैया जो वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है बीएचयू में। पता नहीं ये सब बताना है कि नहीं आपके इंटरव्यू में, आई डोंट नो। हाँ, तो तो वो तो भैया का ऐसा था कि जब मैं एंटर हुआ था एनसीएल में, तो और भैया उसी टाइम निकल रहा था, तो हमारा जो ओवरलैपिंग पीरियड है वो 1 डेढ़ साल का ही है जिसमें हम लोग साथ में थे। लेकिन
भैया वो तो ऐसे हैं कि यदि उनके साथ किसी ने एक दिन भी निकाला है वो एक जीवन के समान है। जी जी हाँ बिल्कुल। और वो बहुत बहुत ही पैशन के साथ हर चीज करते थे। जैसे वो हैदराबाद में थे, हैदराबाद में जॉब कर रहे थे, लेकिन हमारा एक जीजेपीएल होता है हम्म, आईपीएल के फॉर्मेट पे ही, हम्म, वो था हमारे जीजे हॉस्टल का आईपीएल। तो वो हैदराबाद से आ जाते थे पुणे अरे जस्ट टू प्ले 2 मैचेस ओके, फॉर दिल्ली डेयर डेविल्स। वो हमारी टीम थी दिल्ली डेयर डेविल्स। बहुत अच्छा। आपने भी शायद एक मैच खेला है दिल्ली डेयर हाँ, डेविल्स का। दिल्ली डेयरडेविल्स याद है मुझे। हाँ, जीजे में बास्केटबॉल कोर्ट के चारों तरफ लाइट लगाकर। हाँ, थिंक ये ये भैया लाइट वाला आइडिया भी एक्चुअली शायद भैया का उन्हीं ही है। भैया भाई का। हाँ, पहले एक मिर्ची कप करके स्टार्ट किया था, तो ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग थिंग। मेस वगैरह, मेस में हमारा वो रहता था मैनेजमेंट हम्म, रोटेशन पे। तो हमारा जो मेस था वो एक तरह का स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटेड मेस था। तो हम्म, 5 लोगों का बारी आती रहती थी हॉस्टल में। मंथली। हाँ, तो और ये उसमें जब मैं भैया का रहता था तो इट वाज लाइक अ फेस्टिवल कोई चल फेस्टिवल, रहा है। फूड फेस्टिवल गोइंग फॉर फूड होल फेस्टिवल मंथ। चल रहा है, हाँ। हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छी ये यूनिकनेस मैंने देखा जी गोल्डन जुबली हॉस्टल जो एनसीएल में, जो मैक्सिमम रिसर्च स्कॉलर जहाँ रहते हैं, कि जो मैनेजमेंट स्किल आपको मैस मैनेजरशिप के समय से ही डाल दी जाती है कि हाँ, फाइनेंस की वो एक मैनेजमेंट। बहुत अच्छा मैनेजमेंट लेसन है सीरियसली। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जितना पैसा कलेक्ट हुआ उतने ही पैसे में डिलीवरी हो गई और लास्ट में यूनिट प्राइस आकर प्लस माइनस करके वी ब्रिंग इट टू ए बैलेंस। यस। तो ये मुझे, जैसे मैंने 2 बार किया वहाँ मैथ्स मैनेजरशिप, तो काफी सीखने को मिला, इंटरेक्शन, जानना पहचानना। बहुत बहुत अच्छी याद है। तो भैया का एक्चुअली मैं नाम भी बताना चाहूंगा, उनका असली नाम है डॉक्टर किशोर भारद्वाज। जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनसीएल में उनको उनका असली नाम ज्यादा लोगों को पता होगा। वो भैया एक बार पुणे से बनारस जा रहा था। तो वहाँ पे तो वो चाय वाले निकलते हैं ना। तो भैया ऐसे सो रहा था, तब तो एक लड़की ने बोला भैया चाय। भैया उठ के बैठ गया। उसको लगा मुझसे चाय मांग रही है क्या। ये इतना ट्रेन में इतना कौन ट्यून्ड हो चुका था भैया अपने भैया वाले कैरेक्टर में। कैरेक्टर से। चलिए, नहीं ये तो बहुत मधुर यादें, बहुत ऐसे मैं भी नहीं भूल पाता इन यादों को। बहुत ही शानदार टाइम रहा। और ऐसी ये वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज जो जिसको कि हमारा बेसिस है इस सीरीज का। जी पीपल दोज आर ग्रेट नॉट इन प्रोफेशन, मे बी इन प्रोफेशन, नॉट इन लाइफ, बट मे बी इन द लाइफ। लाइक ग्रेटनेस कैन बी एवरीवेयर। या ग्रेटनेस छोटे में भी हो सकती है, ग्रेटनेस बड़े रूप में भी हो सकती है। तो जी उसी, तो ये बहुत अच्छा। अच्छा, एक जस्ट थोड़ा हम इसको और रुख थोड़ा बदलते हैं हमारी वार्तालाप का। कोई ऐसी एक चीज आप सोचते हैं कि इफ यू गेट चांस टू गो बैक, तो क्या बदलना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, या कोई भी एक एक चीज जो आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव या नेगेटिव यानी किसी भी रूप में बदलना चाहें। एक्चुअली ऐसे तो मतलब देखा जाए तो बहुत बहुत सारी गलतियां आप लाइफ में करते हैं। तो अभी तो बहुत बहुत सालों से रह रहे हैं, तो बहुत सारा ऐसा कुछ है जो जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा हो सकता था या इससे बेहतर हो सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक पर्सन का जो कैरेक्टर, जो नेचर है, वो इन्हीं सब सही गलत बातों से बनता है। बनता है, तो राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ सही करके मैं वो नहीं बन सकता जो सही गलत सीख के, जो जिसे बोलते हैं मूर्ति को जैसे तराशा जाता है तो उसमें हथौड़ी और छेनी भी पड़ना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ है मेरे पास जो बदलना है। पर हाँ, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने किए हैं अपनी लाइफ में, और जिनसे मैंने सीखा है, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे नहीं हो। पर बदलना ऐसा कुछ नहीं चाहता मैं, मतलब मैं। हाँ, यानी आप संतुष्ट हैं जो जैसी आपने हाँ जीवन जिया हाँ, है, जैसा अभी चल जिंदगी, रहा है अच्छा चल रहा है। और अब जिंदगी। और एक जब आप, मुझे ऐसा लगता है जब आप बहुत यंग होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सब मैं कर रहा हूँ, मतलब हाँ व्हेन यू हाँ हाँ, आर और 20। बट
जैसे जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं, 35 क्रॉस करते हैं, तो हम्म, आपको रियलाइज होने लग जाता है कि उसमें जो भी हुआ है, जो एक हम्म, बड़ा पार्ट है, आप उसके बहुत छोटे से पार्ट हैं, और बहुत बहुत आपका छोटे से आपका एक्चुअली कुछ भी होने में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत हम्म, कम ही है। मतलब आपके आसपास के लोग, आप कहीं किसी टाइम पे हैं, उस वही उसी चीजों से आप बन रहे हैं, और मतलब बहुत ज्यादा एज सच आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट अवेल कर रहे हैं उस जो भी हो रहा है। ये बहुत बहुत अच्छी फिलोसफी के जानने को मिली। जिस रूप में आप बड़े हुए उसी को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो ये काफी अच्छा संदेश है यंगस्टर्स के लिए कि एंजॉय द प्रोसेस, या एंड बिलीव द प्रोसेस ऑफ लाइफ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, बिल्कुल। और हर हर इंसान यूनिक बनता है, हर इंसान के अंदर ग्रेटनेस है, हर इंसान के अंदर यूनिकनेस है, हर हम्म, स्टोरी यूनिक है। जब मैंने बहुत कम ऐसा पाया है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मुझे लगे कि यार ये ऐसा मैंने सुना है नहीं। आप जॉब वाला साइड छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद वहां पर ही हम लोग एक कॉमनलिटी डाल देते हैं कि आई एम रिसर्चर, दिस इज रिसर्चर, राइट, बट एज पर्सन एवरीवन इज यूनिक। यस। उस और वो प्रोसेस से बना है, और जब हम सब यूनिक है तो हम किसी और की लाइफ क्यों जिए बदल के अपने आप को। बदल के, हाँ, आप अपनी जिंदगी को जितना फुलफिल आप कर अपने सकें हिसाब से तराशते रहिए। रास्ते राइट। रहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक शायद आप में अंदर मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब में भी कुछ लाइट डाल पाएंगे इस चीज पर, कि भारत जो है, भारत की अवधारणा, ये मुझे बहुत जो सबसे फैसिनेट करता है, जो एक टॉपिक मुझे, एक तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस जिस पे आपने प्रकाश डाला, और एक टॉपिक है जो कि भारत, भारत क्या है, भारत की अवधारणा क्या है। कि ये देश सदियों से, जो भारत का हिस्सा नहीं है उसके लिए एक मिस्ट्री रहा है, और भारत ने खुद को ही अपना इतना खोला है कि बुक्स के रूप में, अपने वेदों के रूप में, संस्कृति के रूप में, फिर भी लोगों ने एक बहुत बड़ा इसकी समझ समझाना इसको, एक या किसी डेफिनेशन में डालना भारत को, तो मेरे लिए तो संभव हुआ नहीं है आज तक। तो जी। आपको क्या लगता है, क्या है भारत की अवधारणा? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसे हाँ, कैसे ये एक्सप्लेन किया जा सकता है भारत, क्योंकि हम अब, जब तक हम भारत में थे तब तक हमें, सही बताऊं, मुझे भारत की वैल्यू सही में उतनी नहीं पता थी। यानी जिस एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े हुए, जितनी सारी चीजें, एक्सपीरियंसेस, सराउंडिंग, कल्चर, बैकग्राउंड, वो जो सीख कर आए, जब बाहर रहने लगे, भारत के बाहर, तब उन चीजों की इम्पोर्टेंस समझ में आई, और तब लगा कि नहीं, भारत को वी शुड एक्सप्लोर नाउ फ्रॉम लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड। कि अभी चलो देखते हैं भारत को, कि हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं क्या, या क्या लगता है कि अभी भी आप भी अभी अमेरिका में हैं, ह्यूस्टन में हैं? जी। अम, भारत एक बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम भारत को देखना, सोचना और समझना चाहेंगे तो हमको आज से करीब 4000 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। तो हाँ, वही रिकॉर्डेड बात हिस्ट्री क्या जैसे बोल। इतनी पुरानी हिस्ट्री है कि उसको आप इतनी आसानी से बता पाना मुश्किल है। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, तो इसका ऐसे है कि जैसे इतने समय से ये जो भारतवर्ष है उसकी जो बेसिक वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट सेम रही हैं। सेम मतलब रही। आज अभी आप जैसे अगर हम बुद्ध का भी पीरियड देखते हैं तो वो 800 बीसी है। हाँ। मतलब अभी से भी 2500 साल से भी ज्यादा पुराना। हम्म, और उन्हीं वैल्यूज को अभी भी बहुत से लोग उन्हीं वैल्यूज पे जी रहे हैं, और वो उनको एक तरह से एक दिशा देते हैं। और जैसे आपने कहा वेद है, उनका है। और एक तरह से भारत ने अपने आप को कभी भी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ओपननेस है, ओपननेस ऑफ फिलॉसफी, जो मुझे लगता है कि अभी आजकल कभी कभी चैलेंज उसको मिल जाता है जब हम कोई हंसी मजाक कर लेते हैं। पर भारत का जो स्वयं का करेक्टर है वो ऐसा नहीं है कि वो हंसी मजाक, क्योंकि हम तो गणेश जी का भी मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं आधा लड्डू चोर लिया। कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि माखन चोर है, रणछोड़ है, और हाँ। रणछोर है। कितनी का, हाँ, रणछोड़ है, उस पे कितनी कहानियां हैं। नहीं, तो इससे बढ़ के और फिलोसफी क्या होगी कि आपने सदियों पहले शिवा को
अर्धनारीश्वर के रूप में आपने उसको प्रेजेंट किया, जो आपने बनाया भी है इसके पीछे दीवार पर। और कोई भी विचार को रोका नहीं गया है, सारे विचार फॉर एनालिसिस, फॉर डिस्कशंस, ऑल आर वेलकम। हाँ, इसको शास्त्रार्थ कहा जाता था। तो हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं कि आप किसी भी चीज को मान लीजिए, आप हर चीज को क्वेश्चन करिए। तो जैसे वेदों की बात करते हैं आप, तो वेदों में भी शुरुआत होती है, मैं भूल गया कौन सा वेद है, पर उसकी शुरुआत ऐसी ही होती है कि सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, छुपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, तब तो अजर अमर ये जल भी नहीं था। तो ये एक फिलॉसफी रही है कि यू क्वेश्चन एवरीथिंग। और आपके पास जो अब आप जब भी आप कोई डिस्कशन करोगे तो आपके पास कोई टेक्स्ट होना चाहिए। तो वो टेक्स्ट भी बहुत बड़ा है। जैसे लोग बताते हैं कि जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज इंडिया की रही हैं नालंदा और तक्षशिला के रूप में, तो वो सारे टेक्स्ट पे लोग डिबेट करते थे। और इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले इस बारे में और सोच रहा था। एक उपन्यास है भगवती शरण वर्मा का, जो 1920 में लिखा गया है, चित्रलेखा। और उसमें जो चाणक्य है, तो इट्स ऑफ कोर्स इट्स रियल नहीं है वो, लेकिन एक नाटकीय रूपांतरण किया है। तो उसमें चाणक्य की फिलॉसफी को जो प्रेजेंट किया है उस उपन्यास में, उसमें वो दिखाते हैं कि चाणक्य खुद चैलेंज करते हैं जो उस टाइम के कस्टम हैं फॉर जो मंदिर के कस्टम हैं, और इवन आस्तिक और नास्तिक का उसका एक बहुत आधे चैप्टर का विश्लेषण है। तो जब हम उस तरह से देखते हैं तो एक तरह से वो बुक जो आज से 80 साल पुरानी, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी हो गई, 1920 में लिखी गई है। तो उसमें एक 300 बीसी का जो चाणक्य हैं, और चाणक्य की भी बहुत सारी राइटिंग है जिससे आपको पता चलता है कि जो टिपिकल एक ब्राह्मणिकल फिलॉसफी जो अभी हम देख रहे हैं कि ऐसे होते थे ब्राह्मण, वैसे चाणक्य को नहीं कैटेगराइज किया जा सकता। बहुत रिवॉल्यूशनरी थे वो अपने सोशल बिलीव्स और राजनीतिक बिलीव को लेके। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमने काफी संभाल के रखा, और इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है कि आप भारत को एक लाइन में या कुछ लाइनों में आप किसी को समझा सकें। मतलब मैं बताइए एक और बहुत इसका अच्छा संस्मरण मुझे आता है। मैं एक बार बनारस के घाट पे बैठा हुआ था, और वहां पे ये बहुत कॉमन है, जो शाम को लोग बैठते हैं और लोग घंटे भर बैठे रह जाते हैं बिना किसी सोच के। तो वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो बैठे हैं और वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो फीलिंग आपको वहां पे बैठ के ही आएगी। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी का वो जो कैरेक्टर है, वो बहुत ज्यादा है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। देखिए मैं भी जैसे 2002 में जो बीएचयू के बाहर निकलकर सामने ही जो घाट है, तो वहां पर मैंने भी ये वाला वक्त और ये फीलिंग महसूस की है। और जी हाँ, वो अस्सी घाटी है जो बीएचयू के पास में है। अक्सर वहां पे लोग बीएचयू वाले उसको लंका पे घूमने वाले को बोलते हैं कि लंकेटिंग करना, और लंकेटिंग करते करते 80 घाट निकल जाना। 80 घाट। अच्छा, एक मुझको जल्दी से आप बता सकेंगे कि इसको लंका क्यों कहा जाता है? कि हमारे यहाँ तो लंका को अलग ही रूप में यूज किया जाता है। तो ये रामलीला होती थी बनारस में। तो उसमें जो बनारस के राजा हैं जो गंगा के पार रहते हैं, तो वो अयोध्या होती थी, और वो गंगा पार करके इधर आते थे, और इधर वाला पार्ट लंका होता था, वो रामलीला के टाइम में। ये मतलब सेंचुरीज वाले प्ले हैं ये, मतलब एक दो नहीं, मतलब ये चला आ रहा है 1600-1700 से उसमें। और कुछ कुछ इसके एविडेंस तब भी मिलते हैं जब तुलसीदास जो हैं उन्होंने अपना जो शुरुआत है, ऐसा माना जाता है कि 80 घाट के बगल में ही उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे, और वहां से इंस्पिरेशन मिली थी उनको रामचरितमानस लिखने।
तो वो उस टाइम की राइटिंग्स में भी ये रामलीला का वर्णन है कि रामलीला होती थी उस टाइम पे भी। आई नो। और जब तुलसीदास जी का रामचरितमानस हुआ तो बहुत ज्यादा लोकल लैंग्वेज में भी वो होने लगे, मतलब अवधि में अवधि में। बहुत चलन था रामलीला होने का। लेकिन मेरे को याद है कि जो मैंने बनारस में जो गंगा का पाठ देखा है, यानी जो जी आके और ऐसे जो फैलती है, तो बड़ा, यानी मेरे लिए वो दृश्य अभी तक मैं नहीं भूल पाता। और इतना शांत शांत गंगा बह रही है और बिल्कुल निश्चल सी, तो इसीलिए शायद वो भी है कि बस और, आप उनकी। और अगर आप बनारस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक क्योटिक सिटी है, मतलब बहुत हर जगह से आवाजें आ रही हैं, लोग ही लोग हैं, हर तरफ लोग हैं। और फिर भी एक अलग तरह का माहौल है बनारस का। हाँ, क्योंकि जो इसमें आपने बार कहा था शहर का एक करेक्टर होता है, शहर की एक होता खूबी होती है। है, तो वही। बनारस की बहुत हाँ, ही अलग। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक देर इज एन ऑर्डर इन द chaos, कि यस। जैसे अभी तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, यदि उसी chaos को यदि आप ड्रोन से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, सारे ऑटो वाले एक लाइन में है लेकिन वो लाइन सीधी नहीं है। ठीक है, सारे चलने वाले लोग एक लाइन में है लेकिन वो लाइन सीधी नहीं है, यानी उसी के बीच में सही। से वो बह रहे हैं। ट्रक वाले भी है लेकिन वो लाइन में, लेकिन इस तो व्हाट आई फाइंड आउट कि दिस इज अ परफेक्ट ऑर्डर इन द chaos। और राइट कहाँ मिलेगा इतना अच्छा। राइट। और बनारस इस दुनिया की सबसे एंशियंट अभी तक इनहेबिटिंग सिटी है। इनहेबिटेंट। जो हम भारत के बारे में बोल सकते हैं कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 2000 साल पहले भी थी और अभी तक सेम प्रोसेस में है। राइट। मींस द सिविलाइजेशन इज इवॉल्विंग इन दैट, मतलब हम कुछ अलग नहीं हुए हैं, हम वही हैं जो। एक बहुत अच्छा मुझे याद आता है, किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, बीबीसी पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वेलकम टू इंडिया। तो उसकी जो जी स्टार्टिंग में, नाम तो भूल गया उनका, तो जब उसकी स्टार्टिंग है उस डॉक्यूमेंट्री की थी, तो उन्होंने भारत को परिभाषित करने की कोशिश की थी एक वाक्य में, कि दिस इज द प्लेस, कि यह वह स्थान है जहां पर पिछले 10,000 साल का ह्यूमन हिस्ट्री उस रूप में भी एग्जिस्ट करती है और आज के रूप में भी एग्जिस्ट करती है, और बिल्कुल। सारी फॉर्म्स ह्यूमन हिस्ट्री की यू कैन सी टुडे। नहीं। हाँ, वो भारत है जिसने किसी को मिटाया नहीं, किसी को खत्म नहीं किया। जी 10,000 साल पुरानी बैलगाड़ी या उसकी जो डेवलपमेंट स्टेज थी, आप वो भी देख सकते हैं। आप उस बैलगाड़ी के अंदर इंजन जुता हुआ करके, जुगाड़ करके, वो देख सकते हैं। आप एक मॉडर्न ट्रैक्टर देख सकते हैं, और आप बड़े बड़े एरोप्लेन्स, मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं। जी। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अभी थोड़ा हम और इसको अपना यात्रा को एक अलग दिशा देना चाहते हैं, कि थोड़ा आपका पर्सनल पक्ष थोड़ा उस पे लाइट, क्योंकि आप जिस तरह की व्यक्तित्व है, जिस तरह से आपने जिंदगी जी है, तो ये तो मैं तो नहीं मान सकता कि आपको प्रेम ना हुआ हो। प्रेम जी हुआ है, या प्रेम कुछ, यदि आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो कुछ बताना चाहेंगे? प्रेम प्रेम हुआ है, और कई बार हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ही इंसान से कई बार हुआ है। वाह। और अरे। अभी हो रहा है, प्रोसेस में ही है। हम्म, वो अभी वाइफ है मेरी, सुविधा बहुत। नाम है। अरे वाह, सुविधा, बहुत अच्छा नाम। हाँ। तो अभी हम गोवा में मिले थे 2003 में, हम्म, और शायद कुछ महीनों में अभी वही हो जाएगा कि 17 साल हो जाएंगे जब हम मिले अरे थे। बहुत। वी आर लाइक टुगेदर फॉर 17 years। हम्म, और वो एक प्रोसेस है, जैसे एक कॉलेज वाला एस्पेक्ट होता है। हम्म, जो आप थोड़े, जब आपकी उम्र होने लगती है तो आप फिर पीछे जाके देख सकते हैं कि कैसा होता है कॉलेज वाला जो प्यार होता है, वो कैसा होता है, हम्म, फिर थोड़े बड़े होके कैसा होता है। और तो बहुत कुछ बहुत कुछ हुआ है इसमें। तो एक मैं, मतलब मैं इसे वो ही कहूँगा कि इवोल्यूशन ऑफ, आप इसको लव के टाइप से ही देख सकते हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसके। और अगेन वो भी है जो इतना पुराना हो जाता है, उसमें इतने कंपोजिशन हो जाते हैं कि फिर अभी एक लाइन में उसको बता पाना मुश्किल है। यानी कि उस समय की फीलिंग को
जीवन की दोपहर में आकर एक्सप्लेन करने में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हाँ, यानी कि और जो मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि जो जो उस टाइम का जो टाइम था, या फिर 2-3 साल जब हम पुणे में थे, फिर उसके बाद वो यूएस में आ गई थी पीएचडी करने, फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। तो अगर इनको हम और शादी को भी अब 7 साल हो जाएंगे, तो तो इसको, ये जो इन सबको अगर मैं सेग्रीगेट करूं, तो इसमें हर हर समय में कुछ अलग रहा है। वो सेम नहीं रहा है। हाँ उसको सेम। मैं नहीं कह सकता कि जो मतलब आज जो है वही टीनेज में था, और ना ही कंपेयर कर सकता हूँ कि मतलब उस वक्त क्या था और अभी क्या था। तो इट्स अ प्रोसेस। और जैसे मैंने मतलब जो मेरी फिलॉसफी है बेसिक की, द लेट्स एंजॉय द प्रोसेस। शायद इसका जवाब हम अगर कभी फिर मिलेंगे, मान लीजिए 30-40 साल बाद अगर रहे हम लोग भगवान की दया से, तो फिर हम इस पे जरूर बात करेंगे, तब शायद कुछ और ही हो। बहुत बहुत अच्छा फिलोसफी है आपका। कुछ फैमिली फैमिली के बारे में बताइए, कुछ फैमिली, माता पिता, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि बहुत, यानी उसमें आपका ये आपका प्रोरोगेटिव है, आप बताइए कुछ माता पिता के बारे में। तो मेरे पापा जो है वो इंजीनियर थे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है वहाँ पे। अभी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल हो गया, एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नाम और नाम बताइए, जी नाम बताइए तो माता पिता का जी, नाम। अरुण कुमार मिश्रा मेरे पिताजी का नाम है, और माता जी का नाम है कुमुद मिश्रा। अरे और प्यारा नाम, मैंने कुमुद नाम, मैंने अरे वो कितने हाँ, सालों बाद सुना मैंने ये वर्ड। कुमुद। और है भी, उनका कैरेक्टर भी वैसा ही है, बहुत लविंग। और जैसे जो मुझे लगता है कि जो ह्यूमर पार्ट है वो बहुत हद तक उनसे ही मिला है मुझे। अरे तो उन्हें भी अच्छा लगता है अपने आसपास एक खुशनुमा माहौल बना के रखने में। तो वहाँ पे हमारे जो ये पावर प्लांट्स होते हैं, ये शहर से दूर होते हैं, तो लगभग 40 किलोमीटर दूर रहे हैं जबलपुर से या फिर रीवा से। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया है, मतलब हमें स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई अच्छे स्कूल होते नहीं थे वहाँ पास में। वो बहुत इंटीरियर इलाका होता था, तो हमें 40 किलोमीटर रोज जाना और आना पड़ता था। उसके लिए मम्मी को रोज सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता था। तो ऐसे उन्होंने अपने 10-12 साल बिताए हम लोग, मैं और मेरी बहन भी है। उनका अ, नाम बताइए। हाँ, बहन है, उसका नाम है कामाक्षी। अरे वो भी, उसकी शादी हो गई, उसका सरनेम सेम है, मिश्रा। उसके हस्बैंड है प्रत्युष मिश्रा, अरे और वो लोग पुणे में है। दे आर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। और मेरी बहन भी वैसे छोटी है, पर उसने मतलब काफी टाइम तक मुझे एज अ बड़ी बहन जैसे होती है वैसे ही मतलब संभाल के सब बचाना, और समझाना कैसे बिहेव करना है एक्चुअली। तो ये मुझे इसलिए बहुत इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं जितने भी लड़कियों से अपने जीवन में मिला हूँ, चाहे वो काम के उसमें या उसमें, तो उनका उनको ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी रिस्पेक्ट देता हूँ वुमेन्स। वो जो है वो मुझे पूरी तरह, मेरी मम्मी और जो सिस्टर है, उन लोगों ने इनग्रेन किया है बचपन से तो कि मतलब इसमें ज़रा भी वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि तो यही आई थिंक बस, ये वही फिलोसफी है जो अभी दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में काफी बोला जाता है कि लड़कियों को बोलने से पहले अपने लड़कों को सुधारो। हाँ, हाँ, यानी जो भी सामाजिक कुरीतियां या जो डिसबैलेंस है सोसाइटी में उन एरियाज में, हम्म, किसी भी रूप में, तो उसके लिए नहीं वो कि घर से आपको लड़के को ही ऐसा डेवलप करना है कि आपके अंदर सम्मान डेवलप हो महिला के लिए। जरूर जरूर। हाँ, और बहुत बहुत अच्छा, अरे वाह कितना आप, मैं तो भाग्यशाली समझता हूँ आपको जो इतने अच्छा फैमिली और बैकग्राउंड आपको दिया गया। हाँ, मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ इसलिए। अच्छा, तो आई थिंक हम अपने इसके आपकी परत खोलने के आई थिंक अंतिम चरण में आ गए हैं। तो बस मैं कुछ काफी हल्की हल्की फुल्की
ऐसी कोई बात या कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हैं यंगस्टर्स को साइंस के लिए या लाइफ के लिए? साइंस के लिए वही है कि इट्स बाकी करियर ऑप्शंस के कंपैरिजन में थोड़ा टफ ऑप्शन है, क्योंकि आपको हमेशा competitive रहना होता है। और जब आप टॉप 10% में हैं तब तक आप सरवाइव कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपकी उम्र मैटर नहीं करती है, और आपका सक्सेस भी वैसा नहीं होता है। तो मतलब आप एमएससी के बाद भी बाहर हो सकते हैं, पीएचडी के बाद, पोस्ट डॉक के बाद, और इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग। तो स्टेक्स पे बहुत होता है। तो जब तक आपको खुद साइंस के लिए पैशन नहीं हो तब तक आई डोंट थिंक ये करियर नेम फेम और मनी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत आराम से मिलता है, और आप तो अच्छे से उसको और बता सकते हैं। आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे लैब्स देखे हैं इधर भी, वेस्ट हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी। तो और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, ये कंपटीशन हर जगह हर जगह। जो साइंटिस्ट रहते हैं उनको एक टफ टाइम हमेशा रहता है थ्रू आउट द करियर, until unless just they stop doing it और कोई और मूव कर जाए किसी और उसमें। और इसके लिए जब तक आपको बेसिक जो पैशन है वो साइंस के लिए नहीं है, तो इसमें आपको दुख ज्यादा होगा। आपको मिलेगा तो कम ही मिलेगा, लेकिन दुख ज्यादा होगा। शायद वो कम जो है वो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यदि आप अपने ही आपसे नहीं, संतुष्ट होना आपको चाहिए अगर तो साइंस पैशन, में अगर वही बात है, अगर आपको ये पैशन है, आपको मजा आ रहा है, तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो कोई देख रहा है या नहीं, या इसका कोई क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका जो मजा है वो आपको वो एक्सपेरिमेंट, आप उस चीज को जानने के लिए आप कर रहे हैं। तो क्योंकि वो जब तक एक ड्राइव है तब तक तो मजा ही है। तो मुझे आपको मुझे अभी तक एक फीलिंग याद है कि जो मेरा पीएचडी का काम था वो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, और वो दैट वाज अ बोटलनेक, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू कैन सी माय पीएचडी इज गोना बी सक्सेसफुल। तो जिस दिन मेरा प्रोटीन प्यूरिफाई होकर और मुझे सिंगल बैंड मिला था जेल, हाँ, तो नेटिव जेल पर और फिर एसटीएस जेल पर, हाँ, तो इसमें चारों मोनोमर सेम ही साइज के थे, तो मुझे एसटीएस पर भी सेम एक ही सिंगल बैंड मिला था। तो वो जो फीलिंग है नहीं, मेरे अभी तक मेरे दिमाग में है। तो रात के करीब 11:30 पौने 12 बज रहे थे, तो मैंने जेल रन की, इसको स्टेन किया, स्टेन करने के बाद फिर मैंने सिल्वर स्टेन किया कि उसको रिकन्फर्म करने के लिए कि सिंगल ही है। तो वो फील, और मैं पूरी लैब में अकेला, हाँ, तो वो फीलिंग है नहीं, वो केवल मेरे नहीं, आप उसको नहीं भूल सकते। वो आपकी सक्सेस है, वो आपकी कमाई है। वो ही है। तो मतलब आप उस प्रोसेस को जब कर रहे हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसके पहले भी आपने किया होगा और आपको सिंगल बैंड नहीं भी मिला है, नहीं भी मिला, हाँ। तो वो प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, आप बेसिक और जो प्रोसेस है ऑफ डूइंग साइंस, देन यूर, तब तो फिर इससे मजेदार कुछ है नहीं। कुछ है ही नहीं। अब देखिए नहीं कौन ऐसे, यानी 11:30 बजे पिछली रात को नहीं मिला, एक छोटा सा बैंड आ रहा था नीचे, हाथों हाथ आपको उस डायलिसिस लगाया उसी समय रात में, हाँ, कि इसको कि शायद थोड़ा सॉल्ट या और छोटे प्रोटीन्स रह गए हैं, है ना, और उसको और प्रोसेस करके कि अगले दिन अगली शाम तक इसको जेल रन करना ही है। राइट। हाँ, तो वो बहुत अच्छा लगा आपसे सब जानकर। और इसमें वही है, इसी फिलॉसफी में अगला है कि अपनी डिसीजन खुद ही लेना चाहिए। जो भी है आपकी लाइफ है, आपका करियर है, सो आप किसी और को कभी ब्लेम नहीं कर सकते फॉर योर फेलियर। राइट। क्रेडिट तो बहुत लोगों को दिया जा सकता है, क्योंकि सच हाँ। में जो किसी चीज सक्सेस होती है तो आप उसके छोटे पार्ट है, लेकिन जब व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, इट कम्स टू यू, तो उसको आराम से आप तो अगर जब आपने सारे डिसीजन खुद लिए रहते हैं तो आपको उतना दुख नहीं होता है। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, फेल हुआ हूं तो इसमें मेरी गलती है, और इसको मैं कैसे ठीक करूं, जो भी। दिस इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यानी आप उस चीज के लिए तैयार हैं कि यदि कुछ गलत जाता है तो डोंट लुक समवन टू पुट ब्लेम ऑन
X, Y and Z यस। और मे बी Z। सो क्योंकि अभी मैंने अपनी बेटी से सीखा कि जो हम Z बोलते हैं वो Z नहीं बोलना है, उसको Z बोलना है। जी लेकिन इंडियन इंग्लिश में जेड ही रहेगा वो। Z ही रहेगा। नहीं, अभी एक्चुअली इंडिया में भी जेड और जी हो गया है, दो मतलब विभाजन हो गया है, कुछ लोग जी बोल रहे हैं और कुछ जेड। क्योंकि ये सबसे पहले मैंने सुना था, ये शायद कोई बाइक आई थी सी की थी, उसका नाम उसके लास्ट में जी आता था। हाँ CBZ। हाँ तो कोई जी बोल, हम CBZ बोलते थे। हम्म। हाँ और एड में उसका CBZ आता था, शायद ऋतिक रोशन था या उसके या एड। हाँ, आई हाँ थिंक तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहा कि ऋतिक रोशन आई थिंक करिश्मा का था, इट्स नॉट करिश्मा। अच्छा जी, हाँ ओके चलिए। सीबीसी या कुछ। सीबीसी मुझे बहुत जब वो रिलीज हुई तब उस तरह की बाइक्स नहीं थी, हाँ शायद वो श्री हमारे काफी टाइप उसका। आई थी। हाँ हाँ, चलिए। बहुत पॉपुलर थी वो। चलिए देखिए कितना अपने अंदर के अब यंगनेस को कितना अभी तक आपने जिंदा रखा है, थैंक यू। और भगवान करे ऐसे ही आप रहें और हमारे साथ जुड़ें। मे भी शायद कुछ और इंटरव्यूज के बाद। तो बहुत जरूर शानदार जरूर। इंटरेक्शन रहा आपके साथ। कोई आपको ऐसा लगता है किसी नेक्स्ट पर्सन जो आप नॉमिनेट करना चाहें, या आपको लगता है कि ही हैज समथिंग ऑफ ग्रेटनेस इन हिम, या जिसके साथ। ऐसे असल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बताऊं तो एक तो भैया जिनको आपको करना चाहिए इंटरव्यू, एक जेपी हैं जिनको आपको करना चाहिए। जेपी न्यूयॉर्क में जो अभी हैं, जी हाँ। जयप्रकाश। जी हाँ, उनको भी मैं नॉमिनेट करना चाहूँगा। और मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है मैं आप अपनी लिस्ट आपको ईमेल करता हूँ। और और ठीक है इसमें। और ये जो आपका है कि कॉमन जो लाइफ है उसको एक्सप्लोर करना ऑफ अ कॉमन मैन, या आई थिंक गुड आइडिया कि आम आदमी के पास भी बहुत कुछ होता है बताने के लिए। और अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला मेरे लिए नहीं अभिषेक, बहुत मजा आया और आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी मजा आएगा। और जिस तरह से आपने जिंदगी को परिभाषित किया, भारत को परिभाषित किया, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक बॉन्डिंग पेश की, और बनारस बनारस से बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता इस इंटरव्यू में जो हमने पाया। थैंक यू। ओके चलिए अभिषेक, गुड डे। गुड।